हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए चैप्टर 2 फिजिक्स के, और चैप्टर 1 अगर आप लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये दृष्टि आईएएस के बुक से दोस्तों इसको कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बीपीएससी जो 68 वाली बीपीएससी जो जनवरी 2023 में होने वाली है, और बिहार सीजीएल दोनों में दोस्तों साइंस का काफ़ी अच्छा वेटेज आता है। तो दोनों में को ध्यान में रखते हुए ये अभी फिजिक्स का कोर्स चलाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, गति का नियम, इसमें दोस्तों गति और गति के नियम के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो भौतिक में गति के समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, गति के समय के सापेक्ष में पूछ रहा है। वस्तु, कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति में परिवर्तन जो होता है इसे विस्थापन, दूरी, वेग आदि के रूप में वर्णित किया जाता है। पिछले क्लास में हम लोग विस्थापन, दूरी और वेग के बारे में अच्छे से पढ़े थे। विस्थापन क्या होती है? किसी दो पॉइंट के बीच की लंबवत दूरी, और जो न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन बोलते हैं। जैसे अगर ये और बी दो पॉइंट है तो इससे बीच की जो लंबवत दूरी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। लेकिन दूरी जो होती है वो क्या होती है? दूरी जो, ये भी दूरी होगी, ये भी दूरी होगी, ए से बी अगर ऐसे जाएंगे तो ये भी दूरी है। तो कई प्रकार से हम ए से बी ट्रेवल कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगी? दूरी। लेकिन विस्थापन जो होता है दोस्तों एक डायरेक्शनल होता है, इसलिए विस्थापन जो होता है दोस्तों सदिश राशि होता है। वहीं दूरी की बात करें तो अदिश राशि है। वैसे ही वेग जो होता है, वेग क्या होता है? वेग भी दोस्तों सदिश राशि होता है। वेग क्या होता है? सदिश राशि होती है। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे में टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। ठीक है, ये होता है दोस्तों वेग का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो उसको भी देख ले। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा। पहला है दोस्तों एक समान गति। नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, एक समान मतलब हमेशा क्या हो? समान गति, मतलब स्पीड क्या हो, गति क्या हो? समान हो। एक ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो उसे एक समान गति कहते हैं। मतलब इसका यह है कि एक समान समय अंतराल, मतलब कि अगर t सेकेंड है तो t सेकेंड में 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो हमेशा 4 किलोमीटर ही दूरी तय करेगा t सेकेंड में। तो इसका मतलब क्या है कि समय और दूरी दोनों फिक्स है, मतलब स्पीड क्या हो गया? फिक्स हो गया। मतलब एक ही समान गति से हमेशा स्पीड मेंटेन करेगा। ठीक है, गति का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, गति का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे में समय। ठीक है, और पूछ रहा है एक समान समय अंतराल। समय अगर समान हो तो दूरी भी, और दूरी भी समान, और समान दूरी पूछ रहा है, समान दूरी हो तो गति क्या होगा? फिक्स होगा, एक समान गति से ट्रेवल करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा इसको। चलिए अगला जो है दोस्तों असमान गति। ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु समय अंतराल में एक समान दूरी तय नहीं करती, मतलब समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय नहीं करती है, कभी तेज से तो कभी स्लो। समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है। ठीक है, अलग अलग दूरी तय करती है। दैनिक जीवन में समांतर सभी गतियां असमान गति होती है। तो याद रखना है कि दैनिक जीवन में जितनी भी गतियां होती है वो कौन सा होती है? तो असमान गति होती है। ठीक है, अब अगला जो है दोस्तों वो है चाल। चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा, कोई वस्तु है वो एकांक समय, मतलब एक सेकेंड में जो दूरी तय करती है, या एकांक समय जो भी मात्रक होगा उस सेकेंड में जो दूरी तय करेगा उसी को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। तो चाल का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। चाल जो है दोस्तों दूरी बढ़ेगी तो चाल भी दूरी बटे में समय। ठीक है, इसका जो होता है दोस्तों वो फॉर्मूला होता है। चलिए, चाल जो है दोस्तों एक अदिश राशि है। चाल क्या होता है? अदिश राशि होता है। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें, मतलब
चाल पूछ रहा है, वेग की बात करें तो वेग जो होता है सदिश राशि होती है। इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड, इसको यहीं से निकाल सकते हैं। चाल का दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर, और समय का क्या होता है सेकंड। तो इस तरीके से चाल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। वैसे अब अगला जो है दोस्तों वेग जिसको वेलोसिटी बोलते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में जब एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होती है तो उसको क्या बोलते हैं वेग। जैसे कि आपको बताए थे 2 पॉइंट है ए और बी। ठीक है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक से विस्थापन हो रहा है ए से बी, डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसमें जो ये दूरी लेंगे इसको विस्थापन बोलेंगे, और इसमें जो समय के साथ अनुपात निकालेंगे तो वो निकलेगा आपको वेग क्या होता है सदिश राशि होती है। लेकिन चाल में जो होता है, मान लीजिए ए से बी ऐसे भी गया, ऐसे भी ए से बी पहुंच गया, ऐसे भी जा सकता है, तो इस समय जो दूरी तय करेगा तो ये दूरी हुआ, और इस दूरी को बट्टे में जब समय करेंगे तो निकलेगा हमको चाल। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा विस्थापन होगा, और इस विस्थापन बटे में समय को क्या बोलते हैं वेग कहते हैं। तो आप लोग को वेग और चाल में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं, यह एक सदिश राशि है, आपको बताए हैं वेग जो होता है वो क्या होता है सदिश राशि होता है, और इसका भी एसआई मात्रक दोस्तों मीटर प्रति सेकंड ही होता है। लेकिन एसआई मात्रक दोनों का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड ही होता है। ठीक है। विस्थापन भी एक प्रकार का क्या है दूरी ही है, तो इसका भी क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, और टाइम का तो पता ही है सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड। वेग का भी क्या हो जाएगा एसआई यूनिट हो जाएगा। अगला है त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, तो त्वरण, मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल लेके आप जा रहे हैं, पहले आपका स्पीड क्या था v1 था, फिर एक्सीलेटर लिए स्पीड बढ़ाए तो आपका जो स्पीड हो गया वो v2 हो गया। तो यहाँ वेग में परिवर्तन हुआ, पहले वेग में कितना परिवर्तन हुआ तो v2 माइनस v1, और इसमें टाइम जो लगा वो कितना लगा तो वही टाइम जो हो जाएगा, तो v2 माइनस v1 अपॉन समय। यही जो होता है दोस्तों त्वरण का फॉर्मूला होता है। ठीक है। वेग में परिवर्तन बट्टे में समय अंतराल। ठीक है। तो v1 से v2 में जो समय लगा वो, और ये वेग परिवर्तन तो v2 माइनस v1। ठीक है। पहले v1 स्पीड से जा रहे थे, फिर एक्सीलरेटर लिए तो v2 हो गया हमारा स्पीड बढ़ के, तो इसमें जो परिवर्तन हुआ उसी को उसकी वेग में परिवर्तन बट्टे में समय जो निकालेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा त्वरण आ जाएगा। तो त्वरण का फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन टी। ठीक है। यदि किसी वस्तु, यहाँ पे देखिए वही चीज दिया गया है, यदि कोई वस्तु का यहाँ समय अंतराल था। ठीक है। तो समय अंतराल भी हो जाए, पहले T2 माइनस T1 निकाल देंगे। ठीक है। वैसे वही चीज बोले हैं कि T जो समय लगेगा v1 से v2 होने में जो समय लगेगा उसी को यहाँ लिखना है। ठीक है। यदि किसी वस्तु का T1 समय का वेग v1 है और T2 समय का वेग v2 है, तो त्वरण क्या होगा, तो त्वरण जो हो जाएगा दोस्तों v2 माइनस v1 बट्टे में T2 माइनस T1। ठीक है। तो वही चीज है, अगर कोई एक्सीलरेट यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ पे इसका वेग क्या था v1, एक्सीलरेट किया क्या हो गया v2, यहाँ पे टाइम क्या था t1 और यहाँ पे t2। अब दोनों के बीच में समय अंतराल तो v2 माइनस v1 अपॉन T2 माइनस T1, ये जो हो जाएगा दोस्तों त्वरण हो जाएगा। ठीक है। इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट जो होता है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। कैसे होता है इसको भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, और नीचे टाइम है तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का यहाँ से SI यूनिट निकल आएगा। ठीक है। अगला है दोस्तों वितीय गति। नाम से ये वितीय मतलब वृत्ताकार पथ होगा, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे वितीय गति बोलते हैं। ठीक है। वितीय गति कब होती है, जब कोई यहाँ पे सेंट्रल है और ये पथ है, और इस पे दोस्तों वृत्ताकार पथ पे अगर कोई गति करेगा तो उसे वितीय गति बोलते हैं। वितीय गति में त्वरण होता है जिसके कारण वस्तु की गति की दिशा परिवर्तित होती रहती है।
तो वृत्तीय गति में अगर पूछा जाए कि त्वरण होता है तो जी बिल्कुल त्वरण होता है, और इसके कारण वस्तु की गति में गति की दिशा परिवर्तित होती रहती है। त्वरण की जो दिशा होती है इसमें एक्सीलरेशन जो होता है सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। हमेशा जो होता है किसके तरफ होता है? केंद्र की तरफ। जब भी आप वृत्ताकार पथ पे अगर बाइक चला रहे होंगे इस तरीके से तो देखे होंगे केंद्र की तरफ, अंदर की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो त्वरण होता है दोस्तों हमेशा वृत्त के केंद्र की तरफ होता है। वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गतिशील वस्तु समान चाल और परिवर्ती वेग का उदाहरण है। वृत्ताकार पथ पे अगर कोई एक समान चाल से चल रहा है तो गतिशील वस्तु जो है समान चाल और परिवर्ती वेग का उदाहरण कहलाता है। अगला है दोस्तों कोणीय वेग। कोणीय वेग दोस्तों वृत्ताकार पथ से ही संबंधित है। तो वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु को वृत्त के सर्किल के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितना कोण घूमती है, मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है तो 1 सेकेंड में मान लीजिए ये कोण घूम रही है इतना, थीटा एंगल बना रही है 1 सेकेंड में, पहले यहाँ था और यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। तो उस वस्तु का कोणीय वेग जो होगा, तो कोणीय वेग जो होगा जिसको ओमेगा से लिखते हैं, थीटा जितना एंगल घूमी उतना और कितना समय में घूमी, अगर टी टाइम लग रहा है तो ओमेगा इजकल टू थीटा बाई टी, और ये जो दोस्तों निकलेगा थीटा अगर देखें तो 2 पाई एन, ठीक है। और यही जो आता है दोस्तों थीटा बाई टी, ये जो हो जाएगा 2 पाई एन के बराबर होता है। यहाँ एन जो है दोस्तों 1 सेकेंड में गतिमान वस्तु द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या है, ठीक है। एन यहाँ पे क्या है? 2 पाई एन में चक्रों की संख्या है। एक चक्कर रहेगा तो एन की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है। वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु की रेखीय चाल वस्तु द्वारा चली गई दूरी पर निर्भर करती है। तो वृत्ताकार पथ पे जो गतिशील वस्तु की रेखीय चाल होगा वो वस्तु द्वारा चली गई दूरी पे निर्भर करता है। रेखीय चाल जो होता है दोस्तों वो कोणीय चाल गुणे त्रिज्या होता है। तो यहाँ देखिए v, और कोणीय चाल क्या है? 2 पाई एन, यहाँ से देखिए ओमेगा, तो इसी को लिख सकते हैं v इजकल टू ओमेगा आर, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा जो है दोस्तों 2 पाई एन है, तो 2 पाई एन इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। अब दोस्तों पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। इसी में न्यूटन ने गति के नियम दिए थे और उन्होंने 3 नियम दिए थे गति के, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये उसका बुक है दोस्तों न्यूटन का, काफ़ी घुमावदार नेम है इसका। न्यूटन का एक बुक है जिसमें आमतौर पर प्रिंसिपिया कहा जाता है, इसको शॉर्ट में यही याद रखिए आप लोग, प्रिंसिपिया कहा जाता है। न्यूटन की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है इस बुक को, और इसी पुस्तक में दोस्तों न्यूटन ने गति के नियम को प्रतिपादित किया था। अगर एग्जाम में पूछे कि न्यूटन ने गति के नियम को प्रतिपादित किया था किस बुक में, तो प्रिंसिपिया में किया था, ठीक है। ये उसका पूरा नाम है इस बुक का, तो आपको अगर याद हो जाए तो पूरा नाम भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, पहला लॉ क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा। यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए, उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। मतलब उनका कहना है कि विराम में रखी वस्तु हमेशा विराम में रहना पसंद करती है, और गतिशील वस्तु जो होती है दोस्तों हमेशा गतिशील रहना पसंद करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उस पे बाह्य बल आरोपित न किया जाए, उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इस नियम को दोस्तों गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको दोस्तों गैलीलियो का नियम भी पूछते हैं। इस बार बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछ दिया था और ऑप्शन में गैलीलियो का नियम दे दिया गया था, कई लोग एग्जाम में फंस गए थे और अच्छा क्वेश्चन था। तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसी को। अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, ठीक है। अगर आप सोए हैं
तो आप भी चाहेंगे आलस के कारण हम सोए रहे, मतलब अपना जो स्थिति है उसको बनाए रखे। इसी को दोस्तों बोलते हैं क्या, जरत्व बोलते हैं। अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना, हम जैसे हैं वैसे ही रहना, ठीक है। दैनिक जीवन में हम जरत्व के गुण का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। जैसे वाहन में, अब ये एग्जाम्पल के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। वाहन में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की ओर झुक जाना। अगर आप लोग कभी बस में गए होंगे और अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो देखे होंगे कि आगे की तरफ हम झुक जाते हैं या आगे वाले सीट से टकरा जाते हैं। ये जो होता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से के कारण ही होता है, क्योंकि हम जो बैठे रहते हैं वो हम अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, गाड़ी में ब्रेक लगता है और आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। वैसे ही ये एग्जाम्पल भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण का निकलना। तो देखिए कंबल को देखते होंगे, ठंडी से, अब ठंडी आने वाली है, सभी लोग कंबल निकालेंगे और उसमें जो धूल जम जाती है रखे रखे, उसको डंडा से पीट के हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ये भी दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम से ही काम करता है। इसमें जब हम कंबल को डंडे से पीटते हैं तो कंबल में गति होता है, आगे पीछे होता है, लेकिन धूल वहीं का वहीं रह जाता है, अपनी स्थिति बनाए रखता है, जिसके कारण धूल कंबल से अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों न्यूटन के प्रथम गति नियम पे ही कार्य करता है। अगला है दोस्तों न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, ठीक है। अब द्वितीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम नियम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जड़त्व का नियम बोलते हैं उसको, गैलीलियो के द्वारा ये नियम दिया गया था, ठीक है। और इस जो है दोस्तों न्यूटन के गति का विषय का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो उस दिशा और तथा उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है, जिस दिशा में बल कार्य करता है उसी दिशा में होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये संवेग क्या होता है। तो संवेग के बारे में पढ़ेंगे। संवेग क्या होता है कि किसी पिंड पर संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल द्वारा परिभाषित किया जा सकता होता है, ठीक है। संवेग को P से डिनोट करते हैं दोस्तों, P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अधिक m द्रव्यमान का कोई पिंड है और v वेग से गतिशील है, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा P = mv हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, P = mv। ये दोस्तों फार्मूला हो गया संवेग का। संवेग जो है दोस्तों एक सदिश राशि है। संवेग अगर पूछे तो देखिए यहाँ पे वेग है, और तो इसलिए जो हो जाएगा संवेग सदिश राशि है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, यहाँ से एसआई मात्रक भी निकाल सकते हैं। m है तो हो जाएगा क्या, kg, और मीटर प्रति सेकेंड। तो kg मीटर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा दोस्तों एसआई मात्रक। तो संवेग का एसआई मात्रक आप लोग निकाल सकते हैं। वैसे तो बता दिए हैं, कोई किसी भी चीज़ का आप लोग एसआई मात्रक आराम से निकाल सकते हैं। दैनिक जीवन में संवेग का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा गेंद को पकड़ते समय गेंद की दिशा में हाथ को पीछे खींच लिया जाता है। तो ये जो होता है दोस्तों न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से ही होता है, और या इस पे क्या लगता है, संवेग में परिवर्तन लगता है, ठीक है। इसके कारण हमको क्या होता है, चोट कम लगता है, जिससे गेंद रोकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है और खिलाड़ी को चोट नहीं लगता है। जबकि कोई नौसिखिया खिलाड़ी गेंद को हाथ से एकदम स्थिर करके रोकता है और चोटिल हो जाता है, क्योंकि गेंद को तत्काल रोकने हेतु अत्यधिक बल आरोपित करना पड़ता है। तो इसीलिए जो देखते होंगे, अगर कोई कैच लेता है तो हाथ पीछे की तरफ ले जाता है। ये जो होता है दोस्तों उसके वेग को कम करने के लिए लिया जाता है, ताकि इस पे बल कम लगे और खिलाड़ी चोटिल ना हो, ठीक है। तो ये जो होता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से ही होता है, ठीक है। अगला है दोस्तों आवेग। अब आवेग क्या होता है, जब किसी पिंड पर कोई बड़ा बल बहुत कम समय के लिए कार्यरत रहकर उस पिंड के संवेग में परिवर्तन उत्पन्न करता है। मतलब कोई पिंड है और उस पर कोई बड़ा बल लगाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बल लगाता है और कुछ कम समय के लिए कार्यरत रह के पिंड के संवेग में परिवर्तन करता है, तो इसकी गणना आरोपित बल तथा समय अवधि के गुणनफल से किया जाता है। आवेग का जो फार्मूला होता है वह बल गुने समय अवधि होता है, जिसको दोस्तों संवेग में परिवर्तन भी बोला जाता है। तो आवेग जिसको इम्पल्स बोलते हैं, I = क्या हो जाएगा, बल F, और समय अवधि मतलब टाइम पीरियड, तो T
ये जो है दोस्तों एक प्रकार का क्या है, सदिश राशि है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है, मात्रक होता है दोस्तों, बल का मात्रक आपको पता ही होगा, न्यूटन होता है, और इसका क्या होता है, सेकेंड होता है, तो F इंटू टी है। तो इसका फार्मूला तो यहाँ से ही आपको क्या निकल जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आवेग का या इम्पल्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इस नियम के मतलब क्रिया बल प्रतिक्रिया बल के बराबर होती है। इस नियम के पदों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया का अर्थ है कि सिर्फ बल से और साधारण शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है कि बल हमेशा युग्म में पाए जाते हैं। जो बल जो पाए जाते हैं, फोर्स जो हम लगाते हैं किसी भी चीज़ पे, वो हमेशा क्या होता है, एक युग्म में दोनों तरफ से लगता है। अगर कोई दीवार है, हम इधर से F फोर्स लगा रहे हैं दीवार पे, तो दीवार भी इधर की तरफ हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है F। ठीक है, तो ये इसमें जो क्रिया बल होती है वो प्रतिक्रिया बल जो वो रिटर्न करती है वो बराबर होती है। ये बल एक ही समय में कार्य करती है। ठीक है, एक ही समय में कार्य करती है दोनों बल, जिससे किसी एक बल की क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, दैनिक जीवन में न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण जैसे बंदूक की गोली, देखिए होंगे जब भी बंदूक की गोली चलाता है कोई, तो पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये जो होता है क्रिया, बंदूक पे हम आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं, गोली छूटता है तो, और तो वो बंदूक जो होता है वो पीछे की तरफ हम पे फोर्स लगाता है, तो वो प्रतिक्रिया बल हुआ। ठीक है, जो दोनों जो होता है बराबर होता है। रॉकेट का ऊपर उठना भी दोस्तों न्यूटन के तृतीय गति नियम पे ही कार्य करता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल दोस्तों जरूर याद रखेंगे, और आप लोग एक तरह से एग्जाम्पल जितने भी हैं दोस्तों न्यूटन के तीनों गति का, उसको एक चार्ट बना के प्रिपेयर कर लेंगे। एग्जाम में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दे दिया जाएगा कि रॉकेट का ऊपर उठना न्यूटन के किस गति के अनुसार कार्य करता है। तो ये दोस्तों तृतीय गति के नियम से कार्य करता है। ठीक है, अगला है दोस्तों प्रकाश की गति के समतुल्य गति करने वाले कणों के संदर्भ में न्यूटन के गति विषयक नियम प्रभावी नहीं होता है। तो दोस्त प्रकाश की गति से अगर कोई कण कार्य कर रहा है समतुल्य गति से, मतलब समतुल्य का मतलब होता है सेम गति से कोई कण के संदर्भ में, तो उस कण के संदर्भ में न्यूटन के गति का नियम काम नहीं करता है। मतलब कि अगर कोई प्रकाश की गति से कार्य कर रहा है तो वहाँ पे न्यूटन का गति का नियम फेल हो जाता है। तो इस पॉइंट को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा कि जब भी कोई प्रकाश की गति से कार्य करता है तो न्यूटन का गति का नियम उस पर प्रभावी नहीं होता है। तो इस तरीके से आज का चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर या अगला पॉइंट जो भी होगा उसको लेके आएंगे। तो वीडियो अगर आप को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू।